हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एनक्लेक्स सीरीज के 88 क्वेश्चन से। देखिएगा 88 क्वेश्चन देखिएगा जो नॉट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी सीआरई एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद 5 years ओल्ड। 5 साल का एक बच्चा है, उसका केयरिंग किया जाता है। डायग्नोस्ड विद द प्लम्बिज्म। किसका क्या हो रखा है उसको? प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म एक क्या आता है? लीड पॉइजनिंग है। लीड पॉइजनिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। विच इंफॉर्मेशन इज हेल्थ हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लम्बिज्म। तो कौन सी हेल्थ हिस्ट्री से रिलेट करेगी कि इससे ये प्लम्बिज्म हो सकता है? ऑप्शन ए देखिएगा, क्लाइंट हैज ट्रेवल आउट ऑफ द कंट्री इन द लास्ट 6 months। ऑप्शन बी है द क्लाइंट्स पेरेंट्स आर स्किल्ड स्टेन्ड ग्लास आर्टिस्ट। ऑप्शन सी है द क्लाइंट्स लिव in a house built in 1990. The client has several brother and sisters. तो देखिए उसके बहुत सारे भाई बहन हैं, इससे कोई जरूरी है कि उसको प्लम्बिज्म हो जाए? नहीं। और 1990 के मकान में बना हुए मकान में रह रहा है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उसको प्लम्बिज्म हो जाए। यहाँ पे ये क्या होता है? लेड पॉइजनिंग है या कि ग्लास पॉइजनिंग है, यानी कि तो जो काम कर रहे हैं किससे? ग्लास, स्टेंड ग्लास से, तो उसको इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। ए क्लाइंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट। क्या हुआ है उसका? टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट्स। विच इक्विपमेंट्स should assist the client with the total hip replacement with prevention of dislocation of prosthesis। तो प्रोस्थेसिस को डिसलोकेशन को बचाने के लिए कौन सा इसमें इक्विपमेंट्स वो यूज करेगा? ऑप्शन ए है एन एबडक्शन पिल्लो एंड ऑप्शन बी है स्ट्रेट चेयर। ऑप्शन सी है पेयर ऑफ कर्चेस एंड ऑप्शन डी है सॉफ्ट मैट्रेस। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूछा है कि प्रोस्थेसिस को डिसलोकेशन से बचाना है हमें। तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट चेयर बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट चेयर में क्या है? जो भी उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसको 90 डिग्री एंगल से ज्यादा उसको बेंड नहीं होना है। तो जब चेयर पे बैठेगा तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बेंड हो जाता है, तो चेयर उसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। गलत हो गया। ए पेयर ऑफ कर्च, तो कर्च थोड़ी चलेगा, वो चलेगा किससे? वाकर से। वाकर से चलेगा, कर्च से नहीं चलेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी है यहाँ पे कि सॉफ्ट मैट्रेस। तो कौन सा मैट्रेस यूज करेगा वो? हार्ड मैट्रेस उसको देंगे, अपना हार्ड मैट्रेस देंगे। तो ये भी गलत है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। द क्लाइंट विद जॉइंट रिप्लेसमेंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव ए लोवेनॉक्स एनोक्सापेरिन उसको दे रहे हैं। विच लैब वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर? ऑप्शन ए है पीटी ऑफ 20 सेकेंड, ऑप्शन बी है पीटीटी 300 सेकेंड एंड ऑप्शन सी है प्रोटीम ऑफ 30 सेकेंड्स एंड ऑप्शन डी है INR 3। तो यहाँ पे देखिएगा जो पीटीटी है ये 300 हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा एनोक्सापेरिन क्या है? एक हेपेरिन का टाइप है। तो यहाँ पे कोगुलेशन प्रोफाइल हम देखते हैं तो जो पीटी है प्रोथ्रोम्बिटाइन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है 20, यानी कि 30 सेकंड से ज्यादा जाता है ये, मोर देन 3 सेकंड्स। यदि उसको आईवी हेपेरिन चल रहा है और मोर देन 3 सेकंड जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग हो जाती है, हमें रिपोर्ट करना है। और जो पीटीटी है या एपीटीटी है, ठीक है, पीटीटी जो है ये कितना होना चाहिए? मोर देन 90 सेकंड से ज्यादा जाता है ये, तो हमें इन्फॉर्म करना है। मोर देन 90 सेकंड से ज्यादा जाता है तो हमें इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यदि वारफेरिन थेरेपी है पे है और 90 सेकंड से ज्यादा है तो हमें इन्फॉर्म करना है। तो ये बाकी चीजें नॉर्मल है। INR 3 नॉर्मल है, ठीक है, ये 223 नॉर्मल है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। एन elderly client with abdominal surgery is admitted to the unit following surgery. In anticipation of the complication of anesthesia and narcotic administration, the nurse should administer oxygen via nasal cannula. Option B है have Necron and naloxone available and option C है prepare to administer blood products and option D है prepare to do cardio
रिससिटेशन। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, जो नेलोक्सोन जो है ये किसका है, ओपियोइड का एंटीडोट्स है, ओपियोइड्स का एंटीडोट है। देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर यही रहेगा ना, यानी कि जब भी पेशेंट को एनेस्थीसिया से नारकोटिक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट की गई है तो उसके साथ में उसका एंटीडोट हमें रखना चाहिए, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो वो एंटीडोट हम दे सकें। यदि ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो रहा है तो नेजल कैनुला से नहीं, ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क से हम उसको लगाएंगे, तो ये गलत हो गया। ब्लड प्रोडक्ट और सीपीआर करने का कोई इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, विच रूममेट would be most suitable for the 6-year-old male with the fractured femur in Russell tractions? फीमर फ्रैक्चर है और रसल ट्रैक्शन पे पेशेंट है, तो इसका कौन सा बेस्ट रूममेट रहेगा? ऑप्शन ए है 16 years old फीमेल विद द स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी है 12 years old मेल विद फ्रैक्चर्ड फीमर, एंड ऑप्शन सी है 10 years old मेल विद सार्कोमा, एंड ऑप्शन डी है 6 years old मेल विद ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस है यानी कि इन्फेक्शन है इसमें, है ना। आइटिस जहाँ भी आए तो इन्फ्लामेशन है, तो इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, तो इसको नहीं रखेंगे इस पेशेंट के साथ में, इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा सार्कोमा है, यानी कि सार्कोमा है तो इसको कीमोथेरेपी चलेगी, ठीक है, इसको कीमोथेरेपी चलेगी, तो इसलिए इसको भी नहीं, इसके साथ में नहीं रख सकते। दो बचे पेशेंट, अब या तो ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। अब इसमें जो इसके एज ग्रुप में सही बैठ रहा है, नहीं इसके एज ग्रुप मतलब में सेम एज ग्रुप के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93, ए क्लाइंट विद rheumatoid arthritis has prescription of hydroxychloroquine, which instruction should be included in the discharge teaching? तो देखिएगा पेशेंट को क्या चल रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रहा है, और तो डिस्चार्ज टीचिंग में क्या इंस्ट्रक्शन हम देंगे? ऑप्शन ए है टेक द मेडिकेशन विद मिल्क, तो इस मेडिकेशन को मिल्क के साथ लेने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन बी है रिपोर्ट द जॉइंट पेन, ऑप्शन सी है अलाउ 6 weeks फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट्स, 6 weeks तक लेनी है ऑप्टिमल इफेक्ट तक, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी है हैव आई एग्जाम्स एवरी 6 months, बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि आई एग्जामिनेशन इसमें करवाते रहना है, क्योंकि ये क्या करता है, कलर ब्लाइंडनेस करता है, HCQ, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, मलेरिया की, ड्रग ऑफ चॉइस भी है हाइड्रोक्लोरोक्विन मलेरिया, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर टिबिया हैज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, cast applied to immobilize the fracture, which action by the nurse indicate the understanding the plaster of Paris cast the nurse? तो कौन सा जो इंडिकेट करेगा कि वो अंडरस्टैंड कर लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में? ऑप्शन ए है हैंडल द कास्ट विद द फिंगर टिप्स, फिंगर टिप से हैंडल करना है। ऑप्शन बी है bivalves the cast, and option C है dries the cast with the hair dryer, and option D है allow 24 hours before bearing weight। तो यहाँ पे देखिएगा जो कास्ट है उसको हैंडल करते टाइम फिंगर टिप्स का यूज नहीं करते, पाम का यूज करेंगे, ठीक है, फिंगर टिप्स नहीं तो उस पर उखड़ जाएंगे ऐसे कैसे, तो ये गलत रहेगा ना। ड्रायर्स यूज नहीं करना है ना। अब ये है 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी जो है बाइवेल्स द कास्ट, ये किसमें करते हैं हम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, मतलब स्वेलिंग वगैरह आ जाए तो हम ये बाइवेल्स ऑफ द कास्ट कर सकते हैं, रूटीन में नहीं करते हैं, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, ठीक है। देखिए 95 क्वेश्चन देखते हैं, द टीनेजर विद द फाइबर ग्लास कास्ट, एक टीनेजर है उसको किसका ग्लास है, फाइबर ग्लास का कास्ट लगा हुआ है। द nurse if it will be okay to allow his friend to autograph his cast, तो उसके कास्ट पे ऑटोग्राफ ले सकता है क्या वो उसके दोस्त के, ऐसे पूछ रहा है। विच रेस्पॉन्स शुड बी द बेस्ट, तो कौन सा रेस्पॉन्स नर्स इसमें देगी? इट विल बी ऑल राइट फॉर योर फ्रेंड टू ऑटोग्राफ द कास्ट, बिल्कुल आप ऑटोग्राफ ले सकते हो आपके कास्ट पे। ऑप्शन बी है बिकॉज द कास्ट इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑटोग्राफ कैन वीकन द कास्ट,
तो वीक करेगा ऑटोग्राफ, इस पे नहीं लेना है। ऑप्शन से इफ दे डोंट यूज चौक टू ऑटोग्राफ इट इज ओके, यदि चौक यूज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। ऑप्शन डी है ऑटोग्राफ और राइटिंग ऑन द कास्ट एनी फॉर्म विल हार्म द कास्ट। अब यहाँ पे देखिएगा बी और डी एक जैसे हैं, ये भी वीक करेगा या हार्म करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो एक जैसे ही होंगे, तो दोनों हटा दो आप, ये दोनों आएंगे ही नहीं। अब बच गए यहाँ पे कौन से, ए और सी। अब यहाँ पे देखिएगा यह कह रहा है कि चौक यूज करते हैं तो ठीक है वो, और ये कह रहा है कि बिल्कुल ले सकते हैं आप इस पे ऑटोग्राफ। तो यहाँ पे ए ठीक है, क्योंकि आप ऑटोग्राफ ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा इस पे। चौक यूज कर रहे नहीं करेंगे तो और किसी से यूज करेंगे तो गलत है, तो ये भी गलत है ना, ये सब गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए कि ऑटोग्राफ उस पे ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर द क्लाइंट विद स्टेनमैन पिन। एक केयर किसकी करनी है उसको, स्टेनमैन पिन की केयर करनी है ड्यूरिंग पिन केयर। सी नोट्स, वो क्या नोट करती है, दैट द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स ना यूज स्टेराइल ग्लव्स एंड क्यू टिप टू क्लीन द पिन। LPN का मतलब है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स। तो जो लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है वो क्या यूज कर रही है, स्टेराइल ग्लव्स यूज कर रही है और क्यू टिप यूज कर रही है उसको क्लीन करने के लिए पिन को। विच एक्शन शुड द नर्स टेक एट द दिस टाइम, तो इस टाइम नर्स क्या एक्शन लेगी यहाँ पे। तो देखिएगा ऑप्शन ए है असिस्ट करेगी उसको विद ओपनिंग स्टेराइल पैकेज एंड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड को ओपन करने में और स्टेराइल पैकेज को ओपन करने में उसकी हेल्प करेगी। ऑप्शन बी है टेल द लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स दैट क्लीन ग्लव्स आर अलाउड, कि स्टेराइल मत यूज करो, क्लीन यूज करो, ऐसे बोलेगी उसको। ऑप्शन सी है टेल द लाइसेंस प्रैक्टिशनर दैट द रजिस्टर्ड नर्स शुड परफॉर्म पिन केयर, कि रजिस्टर्ड नर्स करेगी इसकी पिन केयर, आप नहीं करोगे। ऑप्शन डी है आस्क द LPN टू क्लीन द वेट एंड पुलीज विद पेरोक्साइड। अब यहाँ पे देखिएगा जो वेट है, जो वजन लगा हुआ है और पुली लगा हुआ है, उसको पेरोक्साइड से क्लीन करने का क्या महत्व है, कोई ठीक नहीं, उनको क्या मतलब है पेरोक्साइड से क्लीन करने का, गलत हो गया। और रजिस्टर्ड नर्स यूज करेगी, बिल्कुल नहीं, ये लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स भी इसको क्लीन कर सकती है। नेक्स्ट है टेल द लाइसेंस प्रैक्टिस दैट द ग्लव्स आर अलाउड, तो क्लीन ग्लव्स नहीं, उसके लिए स्टेराइल ग्लव्स वो यूज कर रही है, वो सही है, और क्यू टिप यूज कर रही है तो वो बिल्कुल सही कर रही है। तो हमें क्या करना है, उसका असिस्ट कर देना है, ताकि वो स्टेराइल पैकेज को खोलने में और पेरोक्साइड को खोलने में उसकी हेल्प करना है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ए चाइल्ड विद द स्कोलियोसिस हैज द स्पाइका कास्ट, स्पाइका कास्ट लगा हुआ है उसको। विच एक्शन स्पेसिफिक टू द स्पाइका कास्ट शुड बी टेकन, तो कौन सा एक्शन जो है स्पाइका कास्ट के लिए रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन ए है चेकिंग द बाउल साउंड। अब यहाँ पे पहले देखना है कि स्पाइका कास्ट जो होता है वो कैसा होता है, जो एब्डोमेन से लग के, एब्डोमेन से लेके और कहाँ तक होता है, वो नी तक, घुटनों तक होता है, उससे नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी है असेसिंग द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी है ऑफरिंग पेन मेडिकेशन एंड ऑप्शन डी है चेकिंग फॉर द स्वेलिंग। तो स्वेलिंग यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा चेकिंग द बाउल साउंड। बाउल साउंड इसमें चेक करना रहेगा, ताकि ये क्योंकि ये क्या कर सकता है, पैरालाइटिक इलियस कोज कर सकता है, पैरालाइटिक इलियस कोज कर सकता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि बाउल साउंड इसमें है कि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। द क्लाइंट विद द सर्वाइकल फ्रैक्चर इज प्लेस्ड इन ट्रैक्शन, विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन विल बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज टाइम कौन सा मतलब ट्रैक्शन उसको यूज करना चाहिए, सर्वाइकल फ्रैक्चर हो रखा है उसको। देखिए ऑप्शन है रसल ट्रैक्शन, ऑप्शन बी बक्स ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है हेलो ट्रैक्शन और ऑप्शन डी है कर्सफील्ड टंग ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा जो रसल ट्रैक्शन है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, आपका बोन के लिए यूज करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है। बक्स ट्रैक्शन भी लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचे दो ट्रैक्शन, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, हेलो ट्रैक्शन और कर्सफील्ड टंग। ये कर्सफील्ड टंग ट्रैक्शन जो होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इमोबिलाइज क्लाइंट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, इमोबिलाइज यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग में यूज करते हैं इसको, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में।
तो यहाँ पे बचा हेलोट्रैक्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हेलोट्रैक्शन जो है ये यूज करेंगे कौन से टाइम, डिस्चार्ज के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है 99, क्वेश्चन नंबर 99। क्लाइंट विद द टोटल नी रिप्लेसमेंट हैज CPM अप्लाइड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रखा है और उसको मशीन लगा रखी है, कौन सी मशीन, CPM, कंटिन्यू पेसिव मोशन, कंटिन्यू पेसिव मोशन मशीन है। विच स्टेटमेंट मेड बाय द नर्स इंडिकेट द अंडरस्टैंडिंग द CPM मशीन। CPM मशीन के बारे में कौन सी चीजें यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए देखिएगा, यूज द CPM विल परमिट द क्लाइंट टू एम्बुलेट ड्यूरिंग द थेरेपी। तो ये जो CPM मशीन है ये क्लाइंट को एम्बुलेट करने के लिए परमिट करती है क्या, नहीं बिल्कुल, ये क्लाइंट थोड़ी चलेगा इसमें। ऑप्शन बी है द CPM कंटिन्यू पेसिव मोशन मशीन कंट्रोल शुड बी पोजिशनड डिस्टल टू द साइड, डिस्टल टू द साइड, साइड से थोड़ा डिस्टल होना चाहिए उसका जो कंट्रोल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, इफ द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ द पेन ड्यूरिंग द थेरेपी विल टर्न ऑफ द मशीन एंड कॉल द डॉक्टर। तो ये जो CPM जो प्रोसीजर है, कंटिन्यू पेसिव मोशन जो है ये मशीन में, एक पेनफुल प्रोसीजर है, थोड़ा पेन इसमें होता है। ठीक है, पेनफुल प्रोसीजर है। इसमें क्या करना है, हमें पेन मेडिकेशन देनी है, पेन मेडिकेशन देनी है बिफोर मशीन स्टार्ट करने से पहले। तो बिल्कुल डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कहाँ जरूरत है, पेन तो होगा ही इसमें। यूज ऑफ CPM मशीन विल बी alleviate the need of the physical therapy after the clients is discharged। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे फिजिकल थेरेपी को थोड़ी एलिवेट करेगी ये, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जो पोजीशन कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, थोड़ा डिस्टल पे रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ए क्लाइंट विद द फ्रैक्चर्ड हिप इज बीइंग टॉट करेक्ट यूज ऑफ द वॉकर। तो उसको किसके बारे में टीचिंग, किसके बारे में यूज करना सिखाया जा रहा है, करेक्ट यूज ऑफ वॉकर, वॉकर का करेक्ट यूज करने के लिए सिखाया जा रहा है। द नर्स इज अवेयर दैट द करेक्ट यूज ऑफ वॉकर इज अचीव्ड इफ द, तो कौन सा इसमें से सही है करेक्ट यूज के लिए, तो पाम रेस्ट लाइटली ऑन द हैंडल। तो वॉकर इस टाइप का सा होता है, ठीक है, इसमें जो पैर होते हैं नीचे, ठीक है, अब यहाँ बीच में रहता है पेशेंट। ऑप्शन बी है एल्बो आर फ्लेक्स्ड 0 डिग्री। ऑप्शन सी है क्लाइंट वॉक टू द फ्रंट ऑफ द वॉकर, तो फ्रंट में थोड़ी होता है, वो कहाँ वॉक कर रहा है, बीच में कहाँ वॉक करता है क्लाइंट, मिडल ऑफ द वॉकर, वॉकर के बीच में चलता है ना, फ्रंट में थोड़ी चलता है, तो ये गलत हो गया। क्लाइंट कैरी द वॉकर, क्लाइंट कैरी नहीं करता, इससे क्या करता है, चल रहा है, वो टीच कर रहा है, सो TOUGHT टॉट कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। एल्बो फ्लेक्स्ड 0 डिग्री, एल्बो 30 डिग्री पे फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री फ्लेक्स। और जो इसकी पाम है वो कहाँ पे रेस्ट होनी चाहिए, इस पे, यहाँ पकड़ के रखेगा ना इसको, भाई लाइटली ऑन द हैंडल, बिल्कुल हैंडल पे पकड़ के रखेगा हैंडल। तो ये सही है ऑप्शन ए, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। व्हेन असेसिंग ए लेबरिंग क्लाइंट, लेबर में पेशेंट है उसको असेस किया जा रहा था, नर्स फाइंड दैट प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या हो गई, प्रोलैप्स्ड हो गई, तो क्या करेगी नर्स, अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कॉर्ड, रिप्लेस करेगी कॉर्ड को, नहीं। ऑप्शन बी है प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड। ऑप्शन सी है एलिवेट द क्लाइंट हिप, एंड ऑप्शन डी कवर द कॉर्ड विद ड्राई स्टेराइल गॉज। तो यहाँ पे देखिए ड्राई से किसी भी चीज को हम कवर नहीं, कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है तो उसमें हम ड्राई से नहीं करते, किससे करते हैं, मॉइस्ट से करते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिप को हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, हम उसमें लिथोटोमी पोजीशन भी दे देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन भी देते हैं, ठीक है, ये पोजीशन हम उसमें दे सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102। नर्स इज केयरिंग फॉर द 30 years old मेल एडमिटेड विद द स्टेप वुंड, उसको क्या हो रखा है, स्टेप वुंड है, ठीक है। While the emergency room, a chest tube is inserted, क्या किया गया है, उसको चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया गया है।
तो द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्राइमरी रेशनल फॉर द इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब। तो चेस्ट ट्यूब क्यों इंसर्ट किया गया है उसका प्राइमरी रेशनल पूछा है। ऑप्शन ए देखिएगा, द ट्यूब विल अलाउ फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द लंग्स एक्सपेंशन। तो लंग्स एक्सपेंशन को बराबर करेगा क्या वो ट्यूब। ऑप्शन बी है, chest tubes serve as a method of draining blood and serous fluid and assist in reinflating the lungs। लंग्स को वापस रीइनफ्लेट करने में असिस्ट करेगा और उसमें जो ब्लड आ गया सीरस फ्लूइड आएगा तो उसको निकालेगा। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, चेस्ट ट्यूब रिलीव पेन एसोसिएटेड विद द कोलफ लंग। तो पेन को थोड़ी रिलीव करेगा, ये भी गलत हो गया ना। चेस्ट ट्यूब असिस्ट विद कार्डियक फंक्शन ऑफ द स्टेबलाइजिंग द लंग्स एक्सपेंशन। तो कार्डियक फंक्शन को थोड़ी स्टेबलाइज करेगा। तो राइट आंसर इसमें आपका रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103। ए क्लाइंट हु डिलीवर्ड दिस मॉर्निंग टेल द नर्स दैट शी प्लान्स टू ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। उसने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। द नर्स इज अवेयर दैट द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। तो ऑप्शन ए है, मदर्स एजुकेशनल लेवल पे डिपेंड करता है। बी है, इन्फेंट्स बर्थ वेट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी, साइज ऑफ द बर्थ मदर्स ब्रेस्ट एंड ऑप्शन डी है, मदर्स डिजायर टू ब्रेस्ट फीड। तो यहाँ पे देखिएगा, सक्सेसफुल जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डिपेंड करता है मदर की डिजायर पे। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे जो है मदर की जो डिजायर है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, लेज। लेज देखते हैं उसमें ना। तो यहाँ पे देखो LATCH होता है। तो यहाँ पे L का मतलब होता है लेज, मतलब बच्चा जो है आपके से कैसे अटैच्ड है ना, कैसे अटैच्ड है। तो उसका लिप जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। जो नीचे वाला लिप है डाउनवर्ड होना चाहिए। ए ऑडिएबल स्वॉलोइंग साउंड आनी चाहिए। टी मतलब टाइप ऑफ निप्पल जो है, टाइप ऑफ निप्पल देखते हैं इसमें। सी जो है यहाँ पे, सी का मतलब है कंफर्ट। कैसा होना चाहिए, बच्चा कंफर्ट होना चाहिए, मदर और बच्चे दोनों कंफर्टली बैठे हुए होने चाहिए। एच मतलब यहाँ पे है होल्ड। तो बेबी को कैसे होल्ड करना चाहिए, अपराइट, अपराइट पोजीशन में होल्ड करना चाहिए। तो ये हमें देखना है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। द नर्स इज मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए क्लाइंट इन लेबर। विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग ऐसी दिखाई दे रही है जो तुरंत ही फिजिशियन को वो करना है इसमें, ठीक है, रिपोर्ट करना है। द नर्स, ऑप्शन ए है, द प्रेजेंस ऑफ स्कैंट ब्लडी डिस्चार्ज। स्कैंट ब्लडी डिस्चार्ज पड़ा है। ऑप्शन बी है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। ऑप्शन सी है, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन टिंग्ड एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन टिंग्ड। ऑप्शन डी है, मॉडरेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सी चीजें आपको एबनॉर्मल लग रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रीन, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसको इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस को। किसको इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस। तो देखिएगा फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो हमें इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105। नर्स इज मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन। Which statement is true regarding the measurement of the duration of contraction। तो contraction के regarding कौन सा जो statement सही है। Duration is measured by the timing from the beginning of the one contraction to the beginning of the next contraction। Duration is measured by timing from the end of one contraction to the beginning of the next contraction। Duration is measured by the timing from the beginning of the one contraction to the end of the same contraction। Duration is measured by the timing from the peak of one contraction to the end of same contraction। तो यहाँ पे देखिएगा जो कॉन्ट्रैक्शन का जो है टाइमिंग कैसे नापा जा रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो जाता है
सेम कॉन्ट्रैक्शन, तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसकी टाइमिंग को मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, बिगिनिंग ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन टू एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। पिटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या दिया है उसको, ऑक्सीटोसिन के लिए एडवाइस किया गया है। फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर when caring for the obstetric client receiving intravenous pitocin, the nurse should monitor for। यदि उसको आईवी चल रहा है तो हम क्या क्या मॉनिटर करेगी नर्स। ऑप्शन ए है मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है फिटल ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी मैटरनल हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड ऑप्शन डी है फिटल मोमेंट। तो जब भी पिटोसिन चल रहा है तो क्या देखेगी नर्स, डीएसिलरेशन। डीएसिलरेशन, तो डीएसिलरेशन में क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं हो पेशेंट को, तो फीटल ब्रेडिकार्डिया इसमें चेक करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, द क्लाइंट विथ डायबिटीज है विजिट प्रीनेटल क्लिनिक एट 28 वीक ऑफ gestation, which statement is true regarding the insulin need during the pregnancy? Insulin requirement moderate as the pregnancy progress, ऑप्शन बी है A decreased need for insulin occurred during the second trimester, ऑप्शन सी है elevation in human chorionic gonadotrophin decrease the need of insulin and ऑप्शन डी है fetal development depend on the adequate insulin regulation। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी रहेगा। फिटल जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड रहेगा आपका, एडिक्वेट इंसुलिन रेगुलेशन पे और न्यूट्रिशन पे। यहाँ पे इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है मॉडरेट एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, तो मॉडरेट नहीं होती है, बढ़ती जाती है, गलत है। डिक्रीज नीड ऑफ द इंसुलिन अकर ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाती है इंसुलिन की डिमांड, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे है एलिवेशन इन ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन डिक्रीज द नीड ऑफ इंसुलिन। जैसे ही जैसे एचसीजी बढ़ता है, एचसीजी बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन की बढ़ जाता है डिमांड, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 108, द क्लाइंट इज प्रीनेटल क्लिनिक इज assessed to have a blood pressure of 180/96, उसका बीपी कितना है 180/96। द नर्स शुड गिव द प्रायोरिटी, तो क्या करेगी, प्रोवाइडिंग काम एनवायरनमेंट, ऑब्टेनिंग एन डाइट हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रिंग एन एनाल्जेसिक्स एंड ऑप्शन डी है असेसिंग फीटल हार्ट टोन। यहाँ पे देखिएगा प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ये हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, मतलब बीपी ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें उसको काम एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल उसको शांत एनवायरनमेंट उसको देंगे ताकि सीजर से प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन बाकी ऑप्शन गलत है, 108 में राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ए प्रेमी ग्रेविडा एज 42 is 6 week pregnant. Based on the client's age, her infant is at the risk of। अब देखिएगा उसकी एज ज़्यादा है ना, एज कितनी है उसकी 42 ईयर्स, 6 वीक की प्रेग्नेंट है वो, तो एज के अकॉर्डिंग उसमें प्राइमरी ग्रेविडा है और वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो क्या उसमें रिस्क रह सकती है, डाउन सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो जैसे जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होने के चांस रहते हैं, ऑप्शन ए यानी कि डाउन सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द क्लाइंट विद द मिस्ड अबॉर्शन, क्या हुआ है उसको मिस्ड अबॉर्शन है, एट द 29 वीक ऑफ gestation इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, द क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली बी ट्रीटेड विद। अब देखिए मिस्ड अबॉर्शन के अंदर किससे ट्रीट किया जाएगा, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइनोप्रोस्टेन एंड ऑप्शन डी है ब्रोमोक्रिस्टिन। यहाँ पे जो रहेगा आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ए, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या ही नाम है, डाइनोप्रोस्टोन, तो डाइनोप्रोस्टोन उसको दिया जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे।